हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स पर। तो आइए बच्चों, यहाँ पर फिटर टर्नर और मशीनिस्ट की इस एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम देखते हैं, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, 20 तारीख में आपका जो वीएसएससी का एग्जाम हुआ था, वीएसएससी का इसरो टेक्नीशियन बी का जो एग्जाम हुआ था बच्चों, उस पेपर का 80 क्वेश्चन उस पेपर में आए थे। और उस क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस बच्चों हम यहाँ पर यूट्यूब पर आपके लिए फुल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर करवाएंगे। तो बच्चे प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेक इट इजी स्किल्स को, हमारा चैनल है मेक इट इजी स्किल्स। तो बच्चों चैनल को जरूर यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और कितने अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आइए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, यानी कि वर्नियर द एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, कितनी सटीकता में ये काम करता है। ठीक है, कितनी सटीकता में ये काम करता है बच्चों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कितनी सटीकता में काम करता है। ठीक है, बात कर रहा है बच्चों इसकी एक्यूरेसी की बात कर रहा है यहाँ पर। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, तो बच्चों इसकी एक्यूरेसी जो होती है उसकी 5 मिनट यहाँ पर। ठीक है, 5 मिनट यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी होती है बच्चों। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी यहाँ पर 5 मिनट होती है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसकी जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसका जो स्टॉक होता है, ठीक है, और इसकी जो बॉडी जो होती है, ठीक है, बॉडी आपकी स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, और जो आपका स्टॉक होता है, इसमें जो स्टॉक होता है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का यहाँ पर बनाया जाता है। क्लियर है, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का यहाँ पर बनाया जाता है। और इसके 23 मेन स्केल डिवीजन, 23 मेन स्केल डिवीजन बराबर होते हैं 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ठीक है, 23 मेन स्केल डिवीजन 12 वर्नियर स्केल डिवीजन, 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। और यहां पर बच्चों क्या होता है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अगर हम मान बताएंगे तो हो जाएगा बच्चों 23/12 यहां पर। ठीक है, 23/12 यहां पर हो जाएगा। और इसी से हमारा निकल कर आता है बच्चों यहां पर, ठीक है, 5 मिनट। 5 मिनट यहां पर निकल कर आता है। क्लियर है, 5 मिनट यहां पर निकल कर आता है। कैसे निकल कर आता है बच्चों, हम यहां पर दो वर्नियर, दो मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के जब हम करेंगे इसकी लीस्ट काउंट के लिए, तो यहां पर क्या आएगा, 2 माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की बात कितना था, 23/12 था यहां पर। ठीक है, 23/12 था यहां पर। और ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 माइनस 23/12, और ये क्या हो गया 1/12। क्या हो गया 1/12। ये एक क्या है यहाँ पर, ये डिग्री में है बच्चों। क्या है, डिग्री में है ये बच्चों यहाँ पर। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में बच्चों कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60/12, और 12 से इसको काटेंगे, यहां पर आ जाएगा ये 5 मिनट। इस तरीके से बच्चों यहां पर आया है ये 5 मिनट। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी यहाँ पर, 5 मिनट होगी बच्चों। क्या होगी, 5 मिनट होगी यहाँ पर। क्लियर है, चलिए मोस्ट टेपर को, मोस्ट टेपर इज मेंशन्ड इन विच नंबर फॉर्म। ठीक है, आपसे मोस्ट टेपर में पूछा गया है, मोस्ट टेपर कितने नंबर में पाई जाती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि मोस्ट टेपर जो होती है वो कितने नंबर में पाई जाती है, 0 से 9 में, 0 से 7 नंबर में, 1 से 8 नंबर में, या 0 से 8 नंबर में। कितने नंबर में बच्चों आपकी मोस्ट टेपर यहाँ पर पाई जाती है। तो जो बच्चों मोस्ट टेपर होती है वो 0 से 7 यानी कि MT 0 to MT 7 तक ये यहाँ पर हमारे पास ये पाई जाती है। और पूछते हैं बच्चों मोस्ट टेपर नंबर में पाई जाती है। ठीक है, नंबर में पाई जाती है।
लेथ मशीन के स्पिंडल पर, ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर, ड्रिल चक पर, यहाँ पर सब जितनी भी टेपर होती हैं बच्चों आपको मोर्स टेपर ही देखने को मिलती हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामग्री विच इज मेंट बाय टफनेस ऑफ मटेरियल, सामग्री की चर्मलता का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो टफनेस होती है बच्चों, टफनेस का मीनिंग आपसे पूछ रहा है कि टफनेस का मीनिंग क्या है। क्या है देखिए, संपीड़न बल का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म, property of the material to resist compressive force, property of the material to resist compressive force, या property of the material to resist abrasion और स्क्रैचेस। ठीक है, यानी अपघर्षण या खरोंच के प्रतिरोध करने की सामग्री का गुणधर्म। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विद स्टैंड शॉक इम्पैक्ट, यानी कि प्राघात असर विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। ऑप्शन नंबर डी, अपर रोपण भार का विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू विदस्टैंड शियर लोड। ठीक है, देखिए बच्चों, टफनेस क्या होते हैं? टफनेस हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। टफनेस क्या है? सडन इम्पैक्ट का यहाँ पर या इम्पैक्ट लोड का क्या करती है? रेजिस्ट करती है उसको। ठीक है, एकदम भार झटके सहन करने की क्षमता जो होती है उसकी क्या होती है? आपकी क्षमता टफनेस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टफनेस का अगर मटेरियल की बात करेंगे बच्चों, टफनेस की अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को सहन करने की यहाँ पर क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी क्या कहलाती है यहाँ पर? टफनेस यहाँ पर कहलाती है। सी ऑप्शन बच्चों हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्तन छोर ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज, drill point grinding gauge used to check the length of cutting edge has an angle of, यानी कि आपसे बात कर रहा है जो ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज होता है, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज जो होता है बच्चों क्या करता है? ठीक है, यूज टू चेक द लेंथ ऑफ द कटिंग एज। ठीक है, यानी कि जो ड्रिल का कटिंग एज होता है उसकी लेंथ को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। वो कितने एंगल का होता है? आपका जो एंगल होता है उसका कटिंग एज का। ठीक है, यानी कि आपसे बात कर रहा है तो ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज यूज टू चेक द लेंथ ऑफ कटिंग एजेस। ठीक है, लेंथ ऑफ द कटिंग एज। मान लीजिए बच्चों क्या है, ये है मेरी कोई ड्रिल। ठीक, क्या है, ये कोई ड्रिल है मेरी। ठीक है, और इसके कटिंग एजेस कहाँ होंगे? यहाँ पर लिप पर होंगे, इसके लिप पर होंगे यहाँ पर इसके कटिंग एजेस। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि वो किस एंगल को नापता है। देखिए बच्चों, लिप का जो इस लेंथ को ये नापता है, यहाँ पर इस लेंथ की लिप लेंथ को यहाँ पर हम नापते हैं, उससे इसी की बात कर रहा है, चेक द लेंथ ऑफ द कटिंग एज। क्लियर है? लेकिन इससे पूछ रहा है अगर मैं आधे एंगल की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, आधे एंगल की अगर मैं बात करूँ, ये कितना होता है अगर नॉर्मल कंडीशन में? 59 डिग्री और 59 डिग्री यहाँ पर रखा जाता है। तो टोटल कितना होता है बच्चों? 118 डिग्री। ठीक है, 118 डिग्री यहाँ पर टोटल होता है ये ड्रिल, सामान्य तौर पर ड्रिल का पॉइंट एंगल। तो अगर हम आधे की बात करेंगे, यहाँ इस साइड से इस लिप के एंगल को नापेंगे और इस साइड से लिप के एंगल को यहाँ पर नापेंगे, तो ड्रिल पॉइंट जो ग्राइंडिंग गेज होता है वो कितने को नापता है? एज को आपके 118 डिग्री यहाँ पर, सामान्य तौर पे 118 डिग्री यहाँ पर ये नापता है। क्वेश्चन में यही कहने की बात कर रहा है। ठीक है, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? अगर ड्रिल एंगल गेज की बात होती है यहाँ पर बच्चों, ड्रिल एंगल गेज की बात होती तो उसका कोण होता है 121 डिग्री। ठीक है, ड्रिल एंगल गेज की 121 डिग्री होता है। और ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज जो होता है वो जो लेंथ चेक कर रहा है कटिंग साइड एजेस की, वो कितने एंगल पे करता है? कितने एंगल की होती है? वो पूरे 118 डिग्री यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे उचित उत्तर को चुने। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। स्टैंडर्ड वायर गेज standard wire gauge is used to measure size of the wire, size of the sheet, both sheet and wire, या size of the small tube। ठीक है, size of the small tube। तो बच्चों देखिएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड वायर गेज की। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक मैं आपको एक रफली इमेज अगर आपको बना के दिखाऊं स्टैंडर्ड वायर गेज की, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये
देखिएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से होता है कि एक एक गोल डिस्क होती है जिसमें ऐसे स्लॉट कटे हुए होते हैं। ठीक है, स्लॉट यहाँ पर कटे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पर डिस्क होती है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा, चलिए इसको मैं दोबारा एक बार आपको क्लियर बना के दिखाता हूँ। ठीक, देखिएगा, ठीक, ये देखिए, ठीक, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक, देखिए, इस तरीके से आपके पास ये गेज होता है बच्चों यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है बच्चों, ये नंबरों में पाया जाता है, ठीक है, नंबरों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे जो बड़ा साइज होता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़े साइज का नंबर सबसे छोटी माप लेता है, और सबसे कम नंबर का साइज यानी एक नंबर का साइज जो होता है वो सबसे बड़ी माप लेता है। और यहाँ पर जो 50 नंबर का या 36 नंबर का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है बच्चों, ये आपका कौन से वाला है। ठीक है, ये 36 नंबर में भी आता है, 40 नंबर में भी आता है, और 50 नंबर में भी यहाँ पर आता है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो बच्चों, एक तो ये साइज ऑफ द वायर, वायर का साइज नापता है, दूसरा साइज ऑफ द सीट, सीट की साइज जहाँ पर चेक करता है बच्चों। ठीक है, ये जो इसके इस वाले भाग में है, इस वाले भाग में सीट की मोटाई चेक की जाती है, शीट कितनी मोटी है उसको चेक किया जाता है। और इस वाले जो पोर्शन में है, इस वाले में तार का व्यास चेक किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, व्यास यानी कि साइज चेक किया जाता है तार का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, दोनों साइज ऑफ बोथ सीट एंड वायर, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, गैल्वेनाइजेशन आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर द आयरन कोटेड विद, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो हम गैल्वेनाइजिंग के संबंध में जब हम सीट को क्या करते हैं, सीट में कोटिंग चढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसकी परत यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, टिन की परत चढ़ा रहे हैं, जिंक की परत चढ़ा रहे हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा रहे हैं, जर्मेनियम की परत यहाँ पर आप बच्चों चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, इसमें जिंक की परत यहाँ पर चढ़ाना। ठीक है, जिंक की परत हम क्या करते हैं, धातु पर चढ़ाते हैं, जिससे वो क्या होती है, एंटी कोरोसिव हो जाती है और उन पर जंग नहीं लगता, लंबे समय तक चलती है। बच्चों गैल्वेनाइजिंग को हम क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग को हम हॉट डिपिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हॉट डिपिंग के यहाँ पे इसमें भी हम जानते हैं गैल्वेनाइजिंग को। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज इज नोन एज। तो क्या होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ द लिमिट और मिनिमम साइज ऑफ द लिमिट क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास टॉलरेंस हमारे पास कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, टॉलरेंस हमारे पास कहलाती है बच्चों। ठीक है, क्या आपकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज और द मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करा, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट द स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। ठीक है, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है, वैक्स का उपयोग किया जाता है, केरोसिन का उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। क्या करता है बच्चों, यहाँ पर स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्या करते हैं, जब हम स्लिप गेज से काम ले लेते हैं, स्लिप गेज से काम ले लेते हैं तो उसको पहले क्लीन करके यानी धोया जाता है। ठीक है, और धोते किससे है यहाँ पर, सीटीसी से, सीटीसी या
केरोसिन, ठीक है। सीटीसी या केरोसिन से यहाँ पर धुला जाता है उसको, सीटीसी बोले तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है बच्चों, क्या है बोला, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे तो धुल के रखते हैं, धुलते हैं, लेकिन धुलने के बाद इसको जब हम स्टोर करते हैं, रखते हैं इसकी जगह पर, तब उस पर क्या किया जाता है बच्चों, पेट्रोलियम जेली यहाँ पर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, पेट्रोलियम जेली लगाई जाती है। इसकी पेट्रोलियम जेली की एक परत उस पर चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये जंग से बचता है, यहाँ पर इस पर जंग नहीं लगता रखे रखे, ठीक है। चलिए, माइक्रोमीटर में रेचिट स्टॉप का क्या कार्य है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रेचिट स्टॉप का क्या कार्य है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ रेचिट स्टॉप इन अ माइक्रोमीटर, एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेसेस, ठीक है, यानी कि मेजरिंग सरफेस के बीच आप क्या करता है, प्रेशर को यूनिफॉर्म करता है, प्रेशर को एक समान रखता है, ठीक है। टू स्टॉप स्पिंडल एट डिजायर्ड पोजीशन, स्पिंडल को डिजायर पोजीशन पर रखता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टू रिड्यूस एरर इन रीडिंग, रीडिंग में एरर को रिड्यूस करता है, ठीक। और आपका टू अवॉइड डैमेज टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या करता है, यंत्र को क्षति से बचाता है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, माइक्रोमीटर में रेटिट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ रेटिट स्टॉप इन अ माइक्रोमीटर, एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, मेजरिंग सरफेस के बीच या मापन पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करना, ठीक है। आप अपेक्षित अवस्था में तुर्क को रोकना, टू स्टॉप स्पिंडल एट डिजायर पोजीशन, स्पिंडल को डिजायर पोजीशन में रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टू रिड्यूस एरर इन रीडिंग, रीडिंग में एरर को कम करने के लिए और यंत्र को क्षति से बचाने के लिए, अवॉइड द डैमेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, देखिए जो रेटिट स्टॉप होता है वो हमारा क्या करता है, जब हम रीडिंग के पास होते हैं तो हमारी रीडिंग पर स्पिंडल को आगे बढ़ाता है, स्पिंडल की मूवमेंट को, फाइन मूवमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके रेटिट स्टॉप का सहारा लेते हैं। वो क्या करता है, आपका एक यूनिफॉर्म प्रेशर यहाँ पर लगाता है, आपके स्पिंडल पर क्या करता है, यूनिफॉर्म प्रेशर यहाँ पर लगाता है, ठीक है, मेजरिंग सरफेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हेक्सा ब्लेड में, पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब होता है, फॉर अ पावर हेक्सा ब्लेड पिच विच मीन्स दांतों की संख्या 10 mm प्रति लंबाई होती है, दांतों की संख्या 5 mm प्रति लंबाई होती है, दांतों की संख्या 25 mm प्रति लंबाई होती है और दांतों की संख्या 20 mm प्रति लंबाई होती है यहाँ पर ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, पावर हेक्सा में, पावर हेक्सा में क्या होता है, ब्लेड की लंबाई, ठीक है। दांतों की संख्या 10 mm प्रति लंबाई होती है, दांतों की संख्या 5 mm प्रति लंबाई होती है, दांतों की संख्या 25 mm प्रति लंबाई होती है, दांतों की संख्या 20 mm प्रति लंबाई होती है, दांतों की संख्या। तो देखिए बच्चों, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ये इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अगर आपको नंबर याद है, अगर आपको प्रॉपर नंबर याद है तो आप बिल्कुल उसका आंसर परफेक्टली करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है डाउट है, ठीक है यार, जैसे कि मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, स्किप करते हैं अभी, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे आपको, ठीक है। देखिएगा बच्चों, गलत पढ़ाने से अच्छा है श्योर हो जाओ, नेक्स्ट टाइम उसको देखकर अच्छे से पढ़ा लिया जाए, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कोण क्या है, व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल, ठीक है। जनरल पर्पस ड्रिल के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा आपका जो एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है बच्चों 118 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। जनरल पर्पस के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। और आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखिए एल्युमिनियम, लेड और टिन, इनके लिए क्या रखा जाता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर रखा जाता है, एल्युमिनियम, लेड और टिन के लिए। और आपका यहाँ पर कॉपर के लिए जो रखा जाता है 100, ब्रास के लिए 100 डिग्री रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और आपका हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के लिए यहाँ पर ये रखा जाता है आपका
135 डिग्री लगभग, ठीक है, इसके लिए इतना रखा जाता है। और साधारण सामान्य कार्यों के लिए 118, यानी कि माइल्ड स्टील और आपका कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए यहाँ पर क्या रखा जाता है बच्चों, 135 डिग्री यहाँ पर रखा जाता है आपका ड्रिल का एंगल। ठीक है, तो ड्रिल के पॉइंट एंगल की बात करिए, इसकी बात हो रही है बच्चों, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो रखा जाता है पॉइंट एंगल, या जिसको हम वेज एंगल भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो कितना रखा जाता है, साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी कि आपको बोल्ट बनाने हैं, आपको बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट का निर्माण करना है, किसमें, मास प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी कि किसमें करना है बच्चों, मास प्रोडक्शन में यहाँ पर। ठीक है, मास प्रोडक्शन में यहाँ पर क्या करना है, आपने बोल्ट का निर्माण करना है, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, टर्निंग मेथड का यूज करते हैं, कोलैप्सिबल मेथड क्रेप्स का यूज करते हैं, थ्रेड मिलिंग का यूज करते हैं, थ्रेड रोलिंग का यूज यहाँ पर किया जाता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, देखो मास प्रोडक्शन में हमें करना है, तो हम यहाँ पर क्या, थ्रेड रोलिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो रोलर बने होते हैं, ठीक है, दो रोलर होते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, दो रोलर बने होते हैं जिन पर चूड़ियां कटी होती है, और इसके बीच में क्या किया जाता है, बोल्ट को दबाकर प्रेस किया जाता है, और इसमें दबाकर, ठीक है, इनके ऊपर रोलर पे चलाया जाता है बोल्ट को, और इस पे दबाकर चूड़ियां बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रेस करके यहाँ पर इस पर चूड़ियां उभारी जाती है थ्रेड रोलिंग में। डाइनट का उद्देश्य है कटिंग अ न्यू मीट्रिक थ्रेड, ठीक है, चेजिंग एंड कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड, कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड, इंप्रूव सरफेस फिनिश ऑफ द थ्रेड यहाँ पर। ठीक है, जो डाई नट होता है बच्चों आपका, ठीक है, डाई नट, डाई नट की बात कर रहा है बच्चों ये, ठीक है, जो डाई नट होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है बच्चों, कटिंग अ न्यू मटेरियल थ्रेड, ठीक है, आपकी क्या करता है, नए मेट्रिक थ्रेड की यहाँ पर निर्माण करता है। ठीक है, कटिंग अ न्यू मेट्रिक थ्रेड, लेकिन क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेजिंग या कंडीशनिंग, जो आपकी डैमेज थ्रेड है उसकी चेजिंग एंड कंडीशनिंग करता है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, जो आपका डाइनट होता है वो खराब चूड़ियों को रिपेयर यहाँ पर करता है। ठीक है, क्या करता है, खराब चूड़ियों को यहाँ पर रिपेयर करता है, इसीलिए आंसर क्या अपना, चेजिंग एंड कंडीशनिंग द डैमेज थ्रेड, यहाँ पर आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आपकी एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, यहाँ पर पूछा गया है। सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट होती है, या जूल यहाँ पर होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या जूल यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, इसको डिग्री केल्विन में नापते हैं, ये डिग्री फ़ारेनहाइट या, और ये जूल यहाँ पर होती है। ठीक है, जो एसआई यूनिट जो होती है बच्चों यहाँ पर केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन होती है हमारी क्या, एसआई यूनिट आपकी किसकी, टेम्परेचर की। ठीक है, और हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं, जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितनों के बराबर होता है, 273 डिग्री केल्विन के यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 273 डिग्री केल्विन के यहाँ पर बराबर होता है। अगर बच्चों क्वेश्चन में आपसे आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपसे पूछता है यहाँ पर। ठीक है, परम शून्य ताप इसको बोला जाता है। परम शून्य ताप की अगर वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो वो क्या होती है बच्चों, वो होती है माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, या आपकी होती है 0 डिग्री केल्विन। यहाँ पर जो 0 डिग्री केल्विन होता है वही आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बराबर होता है बच्चों यहाँ पर। क्लियर है, चलिए। TIG वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस इज, आपकी टिग वेल्डिंग जो होती है इसमें मोस्ट कॉमन गैस जो यूज की जाती है बच्चों, वह कौन सी गैस यहाँ पर यूज की जाती है आपकी टिग वेल्डिंग में। ठीक है, इस वेल्डिंग को क्या बोला जाता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, आपकी टिग वेल्डिंग का पूरा नाम क्या है, टिग वेल्डिंग। ठीक है, इसमें होती है गैस वेल्डिंग। ठीक है, टंगस्टन इनर
गैस वेल्डिंग यहाँ पर, क्योंकि इसमें टंगस्टन की रॉड का हम प्रयोग करते हैं और जो गैस यूज होती है इसके साथ इनर्ट गैस यूज होती है बच्चों। ठीक है, टंगस्टन और टंगस्टन की हम यहाँ पर रॉड का यूज करते हैं और आपकी जो गैस होती है यहाँ पर इनर्ट गैस होती है। तो यहाँ पर ये जो वेल्डिंग है यहाँ पर इसमें देखिए हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन। यहाँ पर आपको इनर्ट गैस कौन सी दिखाई दे रही है? यहाँ पर आर्गन होती है बच्चों आपकी इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस यहाँ पर क्या होती है? आर्गन होती है बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा इसका? आर्गन होगा। चलिए, शाफ्ट व्यास, जो शाफ्ट व्यास आपका है 40 प्लस, देखेंगे शाफ्ट का व्यास क्या है। शाफ्ट का क्या है? 40 प्लस 0.025। ठीक है, और यहाँ पर स्लैश करके क्या दे रहा है? प्लस 0.58। ठीक है, ये तो हो गया शाफ्ट के लिए। अब होल के लिए क्या कह रहा है बच्चों? होल के लिए इसने दिया है 40 प्लस 0.025 प्लस 0.045। ठीक है, ये भी किसका है? ये भी यहाँ बच्चों क्या है? प्लस का है। क्लियर है? ये भी बच्चों क्या है यहाँ पर? आपका प्लस क्या है? प्लस का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों? यहाँ पर छिद्र तथा शाफ्ट के बीच का अधिकतम व्यतिकरण कितना है? ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपसे यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, शाफ्ट का मैक्सिमम इंटरफेरेंस, अधिकतम व्यतिकरण। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, मैक्सिमम मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों? मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये होता है बच्चों आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस जब हमें निकालना होता है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस जब हमें निकालना होता है बच्चों यहाँ पर, तब हम क्या करते हैं? मिनिमम साइज ऑफ द होल लेते हैं और उसमें से मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों यहाँ से बात करूं, ये शाफ्ट का हम क्या करेंगे? पहले आपका मैक्सिमम साइज निकालेंगे, फिर आपका क्या करेंगे? होल का मैक्सिमम साइज निकालेंगे। तो अगर मैं बच्चों यहाँ से बात करूं, होल का मैक्सिमम साइज क्या होगा? होल का मैक्सिमम साइज यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ठीक है, होल का मैक्सिमम साइज देखेंगे, ये देखिएगा होल पे ये दो डेविएशन यहाँ पर दे रखी है, दोनों ही प्लस में है। तो यानी कि जो बड़ी वाली होगी, ठीक है, जो ज्यादा होगी डेविएशन, उसको हम क्या लेंगे? उसको अपर लेंगे। ठीक है, और जो आपकी क्या होगी यहाँ पर, जो आपकी यहाँ पर कम होगी, ठीक, जो आपकी जिसका साइज कम होगा यहाँ पर, उसको हम लोअर यहाँ पर लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होल का मिनिमम साइज, ठीक, होल का यहाँ पर अगर हम मिनिमम साइज यहाँ पर लेकर चलेंगे तो होल का मिनिमम साइज कितना है? होल का मिनिमम साइज अगर देखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 40.025। ठीक है, 40.025 ये क्या हो गया? मिनिमम साइज हो गया इसका। किसका? होल का मिनिमम साइज ऑफ होल। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आपका शाफ्ट का मैक्सिमम साइज कितना होगा। तो शाफ्ट का ये रहा, इसमें भी दोनों प्लस में है, दोनों की दोनों डेविएशन। ठीक, तो यहां पर देखेंगे जो आपकी बड़ी वाले डेविएशन है यानी कि 58, तो 40 यानी कि ये हो गया बच्चों 40 पॉइंट आपकी 058। ठीक है, क्या हो गया? 40.058 यहां पर हो गई। और ये हो गया बच्चों आपकी शाफ्ट का मैक्सिमम साइज। ठीक है, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज यहाँ पर हो गया। तो आइए बच्चों इसमें रखते हैं अब जा शाफ्ट का जो मिनिमम साइज ऑफ द होल कितना है यहाँ पर देखेंगे 40.025 माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका 40.058। ठीक, जब इनको माइनस करेंगे बच्चों, जब इनको माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा माइनस के 0.033 mm।
ठीक है, 33 mm यहाँ पर आ गया, 0.33 mm यहाँ पर आ गया। ठीक, तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो आपको यूनिट दे रखी है, यहाँ आपको यूनिट सारी किसमें दे रखी है, माइक्रोन में। किसमें दे रखी है, माइक्रोन में। यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है, तो आपको इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं बच्चों, एक जो माइक्रोन होता है, सॉरी, एक mm जो होता है, एक mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। ठीक है, एक mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। और 0.33 में कितने हो जाएंगे, 33 माइक्रोन। ठीक है, 33 माइक्रोन यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 33 माइक्रोन। चलिए अगला क्वेश्चन, द 18 डिग्री 40 सेकेंड, 18 डिग्री 40 सेकंड को इस रूप में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे, ये समझेंगे क्वेश्चन क्या है। 18 डिग्री है और ये आपका 40, 40 के ऊपर ये दो डंडे हैं ना बच्चों, इसको हम मिनट, सॉरी सेकंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड यहाँ पर बोला जाता है। अगर इसके ऊपर एक ही डंडा होता है ऐसे, तो ये होता है मिनट के रूप में। ठीक है, तब क्या होता है, ये मिनट के रूप में होता है यहाँ पर। ठीक, और ये जो आपके पास 18 के ऊपर ये जीरो दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है बच्चों डिग्री यहाँ पर। ठीक है, डिग्री यहाँ पर बोला जाता है। और एक डिग्री में बच्चों होते हैं 60 मिनट यहाँ पर। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। और एक डिग्री में अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड होती है बच्चों 3600। ठीक है, 3600 यहाँ पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक डिग्री में सेकंड कितनी हो जाएगी, 3600 सेकंड हो जाएगी। यानी कि एक मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, 18 डिग्री और 40 सेकंड के रूप में इसको यहाँ पढ़ा जा सकता है। क्लियर है, 18 डिग्री और 40 सेकंड के रूप में बच्चों इसको पढ़ा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेदित छिद्र आकार डाया 50 प्लस 0.025 डैश 0, ठीक है, mm तथा शाफ्ट का आकार 50 प्लस 0.018 स्लैश प्लस 0.002 mm है। तो अधिकतम निष्कासन, मैक्सिमम क्लियरेंस की बात बच्चों यहाँ पर इसने करी है। मैक्सिमम क्लियरेंस की बात अगर ये कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा इसका। देखिए बच्चों, जब भी हमें क्लियरेंस की बात करता है, ठीक है, उस पिछला क्वेश्चन जो था, पिछले जो 16 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें हमसे पूछा गया था मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में अगर मैं पीछे जाऊं, चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमारा निकला था ये नेगेटिव में निकला था। ठीक है, नेगेटिव में निकला था। अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है ना बच्चों, तो आप समझ जाइए कि वहां पर इंटरफेरेंस फिट होगी। क्लियर है, यहीं से आपको पता लग जाएगा ये कौन सी फिट है, वहां से इंटरफेरेंस फिट है। अगर आपकी पॉजिटिव में आ रही है तो वो आपकी क्लियरेंस फिट होगी। क्या होगी, क्लियरेंस फिट होगी वहां पर। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक है, मैक्सिमम क्लियरेंस जो होता है बच्चों हमारा, ठीक है, वो होता है मैक्सिमम साइज ऑफ द, मैक्सिमम साइज ऑफ द होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, ऑफ शाफ्ट। ठीक है, होल का अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज, ये किसके बराबर होता है, मैक्सिमम क्लियरेंस के बराबर होता है हमारा। और मैक्सिमम क्लियरेंस अब हम चेक करेंगे बच्चों, ये देखिएगा बच्चों, इसका ये क्या है, होल साइज 50, बेसिक साइज कितना है आपका 50 है। ठीक है, बेसिक साइज 50 दे रखा है। ठीक है, इस पर अपर डेविएशन कितनी है, 0.025 और लोअर डेविएशन यहाँ पर 0 है। तो यानी कि इसका इसका क्या हो गया मैक्सिमम साइज यहाँ पर 50.025, ये क्या हो गया, इसका अधिकतम साइज हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आपका शाफ्ट का मिनिमम साइज। शाफ्ट का मिनिमम साइज अगर हम बात करेंगे, शाफ्ट की मिनिमम साइज क्या है, यहाँ देखिएगा शाफ्ट पर 0.018 है और 0.002 है। ठीक है, तो लोअर डेविएशन हम चेक करेंगे यहाँ पर 0.002। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर न्यूनतम साइज अगर हम चेक कर पा रहे हैं इसका, शाफ्ट के लिए न्यूनतम साइज कितना निकल जाएगा बच्चों, शाफ्ट के लिए
ये आ जाएगा बेसिक साइज इसका 50 है, 0.002। ठीक है, ये क्या हो गया, ये शाफ्ट का न्यूनतम साइज हो गया यहाँ पर। आइए रखते हैं फॉर्मूले में। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम साइज ऑफ द होल, मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कितना है आपका 50.025। क्लियर। और आपका माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे शाफ्ट का मिनिमम साइज, ये कितना है 50.002, यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, 5 में से 2 गया 3 बचा और 2 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पॉइंट लगाया और ये 0। ठीक है, ये किस में है बच्चों, ये mm में है। क्लियर है, ये mm में है यहाँ पर। अब यहां आपसे जो पूछ रहा है बच्चों, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ये 23 mm में है, कुछ यूनिट्स mm में दे रखी है, कुछ यूनिट माइक्रोन में दे रखी है। 23 mm 43 माइक्रोन, 0.023 माइक्रोन और या 23 माइक्रोन। ठीक है, बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है, बच्चा यहाँ पर इतना आंसर लाने के बाद सीधा सी ऑप्शन को टिक करेगा। 0.23, मेरा 0.23 बिल्कुल सही आ रहा है, वो यूनिट को नहीं देखेगा उसने mm में दिया है कि माइक्रोन में दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान रखने की चीज यही है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपका आंसर निकलता भी है तो उसके बाद आप इसकी क्या इसको देखेंगे, आप उसकी देखेंगे यहाँ पर यूनिट को कि यूनिट हमारी सही है कि नहीं है। आप देखिए ये 0.23 जो है वो आपका किस में निकला है, आपका mm में निकला है। तो mm को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आपको देखते हैं। अगर यहाँ पर आपका mm में दिया होता, ये यहाँ पर mm में दिया होता, ठीक है, आपका यहाँ पर ये यहाँ पर mm में दिया होता तो आपका ये सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ पर आप इसको माइक्रोन में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइक्रोन में चेंज करेंगे। अभी बताया था मैंने आपको, एक mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। तो ये 0.23 को अगर हम इसको किस में चेंज करेंगे, माइक्रोन में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 23 माइक्रोन। और आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, 23 माइक्रोन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच सम्मिलित कोण कितना होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्टागन के लिए आपसे पूछ रहा है। ऑक्टागन बता दो बच्चों क्या होता है पहले तो, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। ठीक, चलिए एक सेकेंड। ऑक्टागन की यहाँ पर बात हो रही है बच्चों। ठीक है, 8 भुजाएं हैं इसमें, क्या है 8 भुजाएं हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बोल रहा है इन दो साइडों के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, दो साइड के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पर, द इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन द टू साइड ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी दो साइड जो बन रही है, इसके बीच में जो कोण बनता है, ऑक्टागन के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होता है यहाँ पर। ठीक, तो देखते हैं बच्चों, जो आपके ऑक्टागन होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं आपके, ठीक है, उसमें जो कोण निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला यूज होता है n-2 × 180, ठीक है, बटे n। ठीक है, n-2 × 180/n। इस तरीके से हम यूज क्या करके निकाल सकते हैं, दो भुजाओं के बीच का कोण। ठीक है, दो भुजाओं के बीच का कोण हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको लेके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n की जगह क्या रखना होता है, वहां दे रखा है आपने अष्टभुज, यानी कि अष्टभुज में क्या होता है बच्चों, 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 8 साइडें होती हैं यहाँ पर अष्टभुज में। तो n कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर वो पॉलीगन बोलता, ठीक है, पॉलीगन सॉरी माफ कीजिएगा, अगर वो हेक्सागन बोलता, हेक्सागन में यहाँ पर कितनी होती है, 6 साइड होती है। ठीक है, हेक्सागन में 6 साइड होती है बच्चों। ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से उसने क्या बोला है, ऑक्टागन हम यहाँ पर बोला है। ठीक, तो n कितना है हमारा 8 है, तो
n को यहाँ पे से निकाल लेंगे बच्चों, 8 माइनस 2 बटे 180 और आपका 8। क्लियर है? ये क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, 8 में से 2 गए, 6 बचा, 180 बटे 8, इससे काटेंगे हम, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब इससे काटेंगे, ये कितने बार जाएगा बच्चों, 45 बार जाएगा, 45 डिग्री, और 45 तिया 135 यहाँ पर। ठीक है, तो उन दो के बीच का कोण कितना आ गया बच्चों, 135 डिग्री यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर ये कुछ इस तरीके से आया होता कि हेक्सागन के दो एडजेसेंट साइड के बीच का कोण बताइए, तो हेक्सागन में हम रख देते हैं यहाँ पर, एन की जगह कितना रखते हैं, एन की जगह 6 रखते हैं, माइनस 2 इंटू 180 बटे 6, 6 से काटते हैं इसको, 6 तिया 18, और आपका 4 बचता, 4 गुना 30, ये कितना आ जाता है 120 डिग्री। तो उनके अंतःकोणों का योग कितना, सॉरी उनके दो एडजेसेंट साइड का योग कितना होता है बच्चों, आपका 120 डिग्री होता। अगर यहाँ पर आपसे बात करता है यहाँ पर कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, यहाँ पर आपके, अगर मैं n बराबर 8 ही लूँ, ऑक्टागन के लिए ही लूँ बच्चों, ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर n माइनस 2 इंटू 180, तब बाय में n नहीं आता, तब बाय में n नहीं आता, तब आपका सीधा सीधा हो जाता है n माइनस 2 इंटू 180, तो ये होता है बराबर 8 माइनस 6, सॉरी 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर 8 माइनस 2 कितना होता है, 6 हो जाता, ठीक है, और 180 गुना 6 हो जाता है, यहाँ पर तो होता है 18 छिंग 72, 720 डिग्री। तो इनके अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है बच्चों, 720 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, 720 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। आपसे पूछा गया है बच्चों, 0.01 होता है, 0.001 होता है, 0.1 होता है, या 1 होता है यहाँ पर। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है सीधे 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 सिंपल शब्दों में आपसे लिस्ट काउंट पूछ रहा है आपके वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट जो होती है बच्चों, दो होती है। देखिए, एक मीट्रिक में होती है, एक ब्रिटिश में होती है। मीट्रिक में होती है और ब्रिटिश में होती है। यहाँ पर मीट्रिक में जो होती है वो होती है बच्चों 0.02, ठीक है, 0.02 mm होती है आपके किस में, मीट्रिक में। ठीक है, लिस्ट काउंट मीट्रिक में जो होती है 0.02 होती है, और एक होती है आपकी ब्रिटिश में, ब्रिटिश में जो होती है 0.001, ये इंचेस में होती है यहाँ पर। ठीक है, किस में होती है, इंचेस में होती है। अब यहाँ पर आप को देखिए बच्चों, ठीक है, अगर आपको 0.02 mm यहाँ पर कहीं दिख रहा है तो आपको उसको उत्तर सही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ डिजिट दी गई है, उनकी यूनिट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे, यूनिट को नेग्लेक्ट करते हुए हम लगाएंगे, तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, 0.001 mm यहाँ पर, सॉरी 0.001 इंच यहाँ पर हो जाती है आपकी लिस्ट काउंट किसकी, वर्नियर कैलिपर की। चलिए, लोहे का घनत्व कितना होता है, द डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे का घनत्व कितना होता है बच्चों, यहाँ पर आपसे डेंसिटी पूछ रहा है किसकी, लोहे की, वो कितनी होती है। ठीक है, लोहे की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों। ठीक, तो देखिए 2.7 ग्राम पर सीसी, 4.5 ग्राम पर सीसी, 5.5 केजी ग्राम पर मीटर क्यूब, या 7.8 ग्राम पर सीसी यहाँ पर। तो कितनी होती है बच्चों, ठीक है, आपकी आपकी यहाँ पर आयरन की आपकी डेंसिटी। क्लियर, आयरन की डेंसिटी यहाँ पर कितनी होती है। ठीक, चलिए ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा लोहा होता है, ठीक है, लोहा जो होता है यहाँ पर, ठीक, उसकी डेंसिटी होती है बच्चों 7.8 ग्राम। ठीक है, कितनी होती है, 7.8 ग्राम। ठीक है, और हम बात करते हैं 2.7 की। 2.7 ये किसकी होती है बच्चों, एल्युमिनियम की। ठीक है, 2.87, और यही 7.8 ग्राम किसकी होती है बच्चों, कास्ट आयरन की भी यही होती है, कास्ट आयरन की भी यही होती है, और आपकी स्टील की भी यही होती है। ठीक है, आपकी हाई स्पीड स्टील की भी यही होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है ना कि इन सब की डेंसिटी कितनी होती है, देखिए बच्चों, कास्ट आयरन की भी 7.8 ग्राम होती है, ग्राम पर सीसी होती है, स्टील की भी 7.8 ग्राम पर सीसी होती है, आपकी हाई स्पीड स्टील की भी यहाँ पर कितनी होती है, 7.8 ग्राम पर सीसी यहाँ पर होती है क्या आपकी। ठीक, और अगर बच्चों एक चीज और देखी जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आपसे और करता है, ठीक है, आपसे पूछता है यहाँ पर कि सबसे भारी धातु कौन सी है।
एक क्वेश्चन किया था बच्चों उसने यहाँ पर, यूआरएससी ने क्वेश्चन किया था कि सबसे भारी धातु यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो उसने वहां पर आपके ऑप्शन में लेड भी दिया था और आपको यहाँ पर गोल्ड भी दिया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या था यहाँ पर, लेड, कॉपर, आयरन और आपका गोल्ड। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा बच्चों, उसने क्या किया था, यहाँ पर उसने उत्तर इसको सही माना था गोल्ड को। ये सबसे भारी धातु यहाँ पर क्या है, गोल्ड है। लेकिन आपने अपने धातु वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सबसे भारी धातु हम यहाँ पर लेड को लेते हैं। ठीक है, सबसे भारी धातु हम यहाँ पर लेड को लेकर चलते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर हरकत करी। ठीक है, उसने जो दिया आंसर यहाँ पर, उसने जो आंसर दिया बच्चों, उसने क्या किया, यहाँ पर गोल्ड को सही उत्तर माना। क्यों माना, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी होती है वो 19.32 ग्राम पर सीसी होती है। कितनी होती है, 19.32 ग्राम पर सीसी यहाँ पर होती है। और लेड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 11.35 ग्राम पर सीसी। ठीक है, 11.3 ग्राम पर सीसी। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, डेंसिटी वाइज कौन भारी है, डेंसिटी वाइज आपका गोल्ड भारी है। ठीक है, गोल्ड भारी है आपका डेंसिटी वाइज, इसीलिए इसने सबसे भारी धातु यहाँ पर गोल्ड को माना है। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर उत्तर इस चीज का देना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पर, उसको जरूर ध्यान देंगे। वो डेंसिटी के बारे में पूछना चाह रहा है या उसके मास के बारे में पूछना चाह रहा है, उसके वेट के बारे में पूछना चाह रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर बच्चों आप एक नंबर खोकर आए थे गोल्ड को लेकर। ठीक है, जब भी आपका ऑप्शन ऐसा हो कंफ्यूजिंग हो तो आप यहाँ पर गोल्ड को ही करेक्ट उत्तर देंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कतार में व्यक्तिगत नोकदार दांत के युक्त की रेतियों का क्या कहते हैं, यानी कि फाइल हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंट टीथ इन अ लाइन आर नोन एज। उस फाइल का नाम बताइए जिसमें क्या होते हैं, जो उसके शार्प दांते होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में होता है, उसको सिंगल कट फाइल बोलते हैं, रास्प कट फाइल बोलते हैं, कर्व्ड कट फाइल बोलते हैं या डबल कट फाइल बोलते हैं। तो क्या होता है बच्चों, देखिएगा तीखे दांते की बात कर रहा है, नोकदार तीखे दांते। ठीक है, नोकदार तीखे दांते ऐसे इस तरीके से। अगर मैं आपकी कोई फाइल बना के दिखाऊं, ठीक है, फाइल बना के दिखाऊं यहाँ पर, ठीक, तो उसमें क्या है, ये नोकदार ट्रायंगुलर तिकोने दांते, ठीक, इस तरीके से आपके तिकोने दांते यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और एक ही लाइन में होता है। तो इस तरीके का क्या वो कौन सी फाइल होती है बच्चों, आपकी रास्प कट फाइल होती है। ठीक है, रास्प कट क्या फाइल होती है, यहाँ पर लकड़ी, रबर, लेदर, इस सब की फाइलिंग के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। और बात करते हैं सिंगल कट फाइल की, सिंगल कट फाइल पे हम यहाँ पर सॉफ्ट धातुओं की, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इनकी फाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 मापन मर्तबान की 15 mm, 50 mm, 30 mm। ठीक है, आपसे वो क्या कह रहा है कि द 3 measuring jars having capability of 15, 50 और 30 ml, what is the least capable which is to be can be perfectly measured by any of the measuring jars। यानी कि आपसे पूछ रहा है 3 जार हैं आपके, 3 जार हैं 15, 50 और 30 mm के। ठीक है, किसी भी मर्तबान द्वारा सटीक मापन करने योग्य अल्पतमांक क्या होगी, यानी कि इन सब में से सबसे सटीक माप कितनी होगी यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटी विच कैन बी परफेक्टली मेजर बाय एनी ऑफ द मेजरिंग जार, इन सबसे बेस्ट यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, लीस्ट कैपेसिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, सबसे कम कैपेसिटी कौन सी हो सकती है जो इन जार से मापी जा सकती है। 100 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर या 450 मिलीलीटर, कौन सी यहाँ पर सटीकता से मापी जा सकती है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, लीस्ट की बात कर रहा है, 3 मर्तबान है यहाँ पर। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा क्या करेंगे, इनका एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम यहाँ पर इसका ले लेंगे 15, 50 और 30 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बात करूँ, यहाँ पर इसको 5 से अगर इसको काटूँ, 5 या 15 और ये कितनी बार जाएगा, 10 बार,
ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसको 3 से लेंगे, एक बार 10, और फिर आपका ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, फिर आप इसको क्या करेंगे, 2 से ले लेंगे। ठीक है, 5 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम देखें, 5 दूनी 10 तिया 15, सॉरी 5 दूनी 10 तिया 30, और 30 पंजे 150। यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 150। 150 मिलीलीटर जो होगा यहाँ पर बिल्कुल लीस्ट होगा जो इससे मापा जा सकता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाशर का क्या प्रकार है। द फंक्शन ऑफ द वाशर इज टू फिल द एक्सेल गैप, एक्सेल गैप को फिल करने के लिए, टू प्रोवाइड कोइंसिंग इफेक्ट, प्रसात्मक प्रदान करने के लिए, प्रघात एवं कंपन को सुस्त करने, टू शॉक, टू ऑब्जॉर्व शॉक एंड वाइब्रेशन, शॉक एंड वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है वाशर का, या बेरिंग क्षेत्र प्रदान कर ले, टू प्रोवाइड बेरिंग एरिया, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पर आपका वॉशर का यूज यहाँ पर पूछ रहा है। द फंक्शन ऑफ द वाशर, यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या होता है, देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई शाफ्ट है, शाफ्ट या कोई हमारी क्या होगी, इसमें क्या हुआ, बोल्ट लगा हुआ। देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये वाशर लगा रखी है, यहाँ पर वाशर ये लगा रखी है। तो ये वाशर क्या करती है बच्चों, यहाँ पर जब भी इस पे झटका लगता है, ठीक है, जब भी इस पे झटका लगता है, शॉक होता है, जो इसका शेयरिंग स्ट्रेस इस पे डेवलप होता है, जो इस पे शेयरिंग स्ट्रेस इस पे डेवलप होता है बच्चों, इसके इस हिस्से पे वो क्या करती है, इस पर फैला देती है। वाशर क्या करती है, ये अपने इसका साइज बड़ा होने के कारण, ठीक है, एरिया ज़्यादा एरिया में होने के कारण इस एरिया में क्या करती है, ये इसको क्या करती है, फैला देती है। तो वो क्या करती है, इसको बियरिंग एरिया प्रोवाइड कराती है, क्या कराती है, बियरिंग एरिया प्रोवाइड कराती है, ताकि वो शॉक झटका जो लगता है या उस पर जो आपका शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है, वो उसको क्या करे, उसको वाइड एरिया में फैला दे उसको वाशर को, ताकि उस पर कम इम्पैक्ट पड़े। क्लियर है। चलिए, which of the gauge has no end, no go gauges at its one end। उस गेज का नाम बताइए जिसके एक ही तरफ नो और नोट गो एंड होते हैं। ठीक है, गो एंड नो गो, इसकी बात कर रहा है बच्चों, ये नो नहीं होगा, ये होगा गो। ठीक है, गो एंड नोट गो की बात कर रहा है। गो एंड नोट गो जो होते हैं एक ही एंड पर होते हैं, और उस गेज का नाम क्या है बच्चों, हम उसको क्या बुलाते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग। ठीक है, क्या बुलाते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज यहाँ पर बुलाते हैं, या प्रोग्रेसिव गेज भी हम उसको बोला जाता है। ठीक है, एक ही एंड पर क्या होता है, एक ही एंड पर उसमें गो एंड होता है और एक ही पर नो गो होता है। ठीक है, पहचानते कैसे हैं बच्चों, देखिएगा, जो हमारा नो गो होता है, ठीक है, वो छोटा होता है लंबाई में, और जो गो होता है वो बड़ा होता है लंबाई में। क्लियर है, गो बड़ा होता है लंबाई में। चलिए इस तरीके से देखें, कुछ इस तरीके से होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक, आपका ये हैंडल है, ठीक है, यहीं पर ही आपका क्या बना है, ये गो, गो साइड और नो गो साइड एक ही तरफ होती है। क्लियर। चलिए, अ फिक्सचर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर, फिक्सचर जो होती है वो डिवाइस होती है हमारे किसके लिए यूज की जाती है, होल्डिंग द वर्कपीस, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, गाइडिंग द टूल, टूल को गाइड करने के लिए, लूजनिंग द वर्कपीस, वर्कपीस को लूज करने के लिए, या टाइटिंग द टूल, टूल को टाइट करने के लिए। बताएंगे बच्चों क्या होती है फिक्सचर जो डिवाइस होती है, वो किस लिए यूज की जाती है, किस लिए यूज की जाती है बच्चों, फिक्सचर डिवाइस यहाँ पर। ठीक, तो देखिए बच्चों, फिक्सचर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो क्या करता है, जॉब को क्या करता है, क्लैंप करता है यहाँ पर। ठीक है, होल्ड करता है, जो होल्डिंग द वर्क पीस। ठीक है, होल्डिंग द वर्क पीस, बट यहाँ पर क्या करता है, टूल को गाइड नहीं करता है। क्या है, टूल को गाइड नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर,
होल्डिंग द वर्क, फिक्सचर जो होता है वो जॉब को यहाँ पर होल्ड करता है। क्लियर है? अगर बात करते हैं जॉब को होल्ड करना, टूल को गाइड करना, वो क्या करता है? वो जिग करता है। कौन सा करता है? वो जिग यहाँ पर करता है। ठीक, चलिए। जिग व जुडनारो, सॉरी, जिग व जुडनारो में बेलनाकार कार्य के लिए साधारण प्रयुक्त वस्तु क्या है? द टिपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब यूज्ड इन जिग एंड फिक्सचर्स। ठीक है, जिग और फिक्सचर में जो हमारी लोकेटिंग डिवाइस होती है वो सिलेंड्रिकल जॉब को क्या करती है? जो हमारी सिलेंड्रिकल जॉब को सहारा देती है, सपोर्ट करती है, पकड़ती है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, जिग और फिक्सचर में जो सिलेंड्रिकल जॉब होती है बच्चों, इनको पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रिल जिग्स का प्रयोग किया जाता है, मेंडल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर वी ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है, या एंगल प्लेट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो जब बात करते हैं बच्चों, तो जिग और जो फिक्सचर होता है ज्यादातर हम किस पर यूज करते हैं? देखिए, जिग जो होते हैं हमारे ड्रिल मशीन पर यूज करते हैं, और फिक्सचर जो होते हैं हम ज्यादातर मिलिंग मशीन पे या आपकी शेपर प्लानर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, वहां पर क्या यूज किया जाता है? वहां पर यूज किया जाता है वी ब्लॉक, आपकी सिलेंड्रिकल सतह को आपका सपोर्ट देने के लिए। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो इसका वी स्लॉट होता है, ठीक है, जो इसका वी स्लॉट जो होता है यहाँ पर, इस वी स्लॉट में, इस वी स्लॉट में क्या होती है? ये सिलेंड्रिकल जॉब को सहारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सिलेंड्रिकल जॉब को सहारा दिया जाता है। ठीक, चलिए। मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड से युक्त है जो डैश के अनुरूप होती है। द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विद थ्रेड कन्फर्मिंग टू, विद थ्रेड कन्फर्म टू। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है जो जो आपकी पाइप फिटिंग वाली जो थ्रेड होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, तो ये होती है बच्चों बीएसपी। बीएसपी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? बीएसपी के, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड इसको बोला जाता है। एंगल की बात करते हैं बच्चों, 55 डिग्री एंगल है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड निकालनी है, चूड़ी की अगर गहराई निकालनी है बच्चों, ठीक है, चूड़ी की वो होती है 0.643 इंटू पिच, 6403 इंटू पिच के यहाँ पर ये बराबर होती है किसकी? डेप्थ ऑफ थ्रेड इसकी। ठीक है, डेप्थ ऑफ थ्रेड इसकी होती है। अगर बात करते हैं रूट और क्रस्ट जो होता है, इसके रूट और जो क्रस्ट होते हैं उसके रेडियस की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका रेडियस जो होता है इसका, ठीक है, वो होता है आपका 0.1375 इंटू आपका पिच यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, 0.1375 इंटू पिच यहाँ पर रखा जाता है बच्चों। इसका रेडियस होता है इसके रूट और क्रस्ट का, यहाँ पर इसकी गोलाई जो बोला जाता है। क्लियर है? तो बीएसपी यहाँ पर आप याद रखेंगे 55 डिग्री का एंगल होता है बच्चों। डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई की बात करते हैं तो 0.6403 इंटू पिच के बराबर होती है। और आपका यहाँ पर जो रेडियस रखा जाता है रूट और क्रेस्ट का, वो रखा जाता है 0.1375 इंटू पिच के बराबर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किस प्रकार का गियर घूर्णी गति को रैखिक गति में परिवर्तित करता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन? ठीक है, रोटरी मोशन को आपके लीनियर मोशन में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो रैक एंड पिनियन होता है, वर्म एंड वर्मिल होता है, हाइपोड गियर होता है, या हैरिंग बोन गियर होता है? हैरिंग बोन गियर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जो आपको क्या करता है, रोटरी मोशन को आपके लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर आपके रैक और पिनियन का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, रैक और पिनियन का यहाँ पर यूज करते हैं। एक छोटा सा आपका क्या होता है, ये गियर होता है जिसको पिनियन बोला जाता है, और ये आपकी लंबी बार होती है, इसको क्या बोलते हैं? रैक, जिस पर आपके स्लॉट कटे होते हैं, चूड़ियों के दांते कटे होते हैं। ठीक है, ये पिनियन इस पर घूमता है और ये रैक जो है इस पर मूवमेंट करती है, यहाँ पर लीनियर मोशन में चलती है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पूछ रहा है बच्चों, एल्युमिनियम व उसके मिश्र धातुओं की अलंकारीय संचालन प्रतिरोधी लेपन को डैश कहते हैं? द decorative and corrosion resistant coating of aluminum and its alloy is known as। ठीक है, जो एल्युमिनियम की कोटिंग हम करते हैं बच्चों, एल्युमिनियम की कोटिंग जो हम करते हैं धातुओं पर, तो उसके जो कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है, एनोडाइजिंग कहा जाता है बच्चों, टेनिंग कहा जाता है, या क्लैडिंग यहाँ पर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्लैडिंग यहाँ पर
कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों उसको बोला है एल्युमिनियम की जो अलॉय होते हैं उसकी परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, एनोडाइजिंग यहाँ पर कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडाइजिंग कहलाती है। गैल्वेनाइजिंग की बात करेंगे यहाँ पर इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और टिनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें टिन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, टिन की बच्चों यहाँ पर परत चढ़ाई जाती है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अगर क्लैडिंग की बात करते हैं यहाँ पर, क्लैडिंग में क्या करता है यहाँ पर, बेस मेटल जो होता है, ठीक है, जो आपका बेस मेटल होता है उसको क्या करते हैं, उसके डायमीटर को कम करके, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपका बेस को डायमीटर को कम करके यहाँ पर इस पर एक परत चढ़ाई जाती है आपके। ठीक, बेस मेटल को कम करके इस पर परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी क्लैडिंग। यहाँ पर बेस मेटल की ही परत चढ़ाई यहाँ पर चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये थे आज के 30 क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन मज़ा आएगा यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में। तो बच्चों ऐसे ही धमाकेदार और बढ़िया क्वेश्चन समझने के लिए आप हमारी बार्क की और टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी लॉन्च हो चुकी है हमारी, आप हमारी बार्क की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में आपको 20 टेस्ट बच्चों यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 20 टेस्ट बच्चों कम नहीं होते, 10 आपके नॉन टेक्निकल टेस्ट होंगे और 10 आपके टेक्निकल टेस्ट होंगे। आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना पढ़ा है, तो उसका अंदाजा किससे लगेगा बच्चों, आपके मॉक टेस्ट देखे ही उसका अंदाजा लगेगा। और मॉक टेस्ट देना बच्चों बहुत जरूरी है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर आपके 20 टेस्ट हैं आपके 20। ठीक है, 10 नॉन टेक्निकल और 10 टेक्निकल टेस्ट मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। करना क्या है, मेक इट इजी स्किल्स की ऐप पर जाना है बच्चों, और स्किल्स की ऐप पर जाकर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे मॉक टेस्ट को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ कल मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए।